दैट इज, सपोज करिए साल की स्टार्टिंग में 1 लाख शेयर थे, ठीक है, और पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के आपने सेल्स माइनस सेल डन माइनस फलाना माइनस टमकाना नेट नॉन ऑपरेटिंग ईबीआईटी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट काट के ईपीएस निकाल लिया। कैसे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। बहुत लिखा फाइनेंस में आपने, फाइनेंस से लिंक्ड एएस है। मैं वेट कर रहा था कि इसका फाइनेंस हो जाए, फ्री कराऊं, ठीक है, ईपीएस, इसलिए वेट कर रहे थे, समझ नहीं आ रही थी सबको। तो आपने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ शेयर से, तो आपकी ईपीएस आ जाती है। क्या स्टेट बैंक ने भी ऐसी निकाली होगी? उन्होंने भी अपनी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया होगा और ईपीएस आ गई होगी। एनी डाउट? अब देखिए, ये आ गई 77 रुपीज, और सर इन्होंने क्या लिखा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.48% गिरी है। चलो सर, इतना तो नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, आपके किसी पेपर में 95 मार्क्स थे, फिर अगले पेपर में 94 आ जाए, घर वाले 15 थप्पड़ मार दें, इतनी सजा के काबिल काम तो नहीं किया, बंदा कहता है नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, ठीक है। और आप 51 नंबर लेके बैठे थे, 52 आ गए, आपने बोला फरारी ले दो, इतनी बड़ी कोई महान बात नहीं की है, तो रेशियो प्रोपोर्शन होती है कोई बात की। हाँ भाई, ईयर ऑन ईयर 0.48। सर अब क्या हुआ? बी वेरी अलर्ट। कमाइयां कैसे होती हैं? लागत से। इन 1 लाख शेयरों का पैसा था कंपनी के पास, तो ही ये कमाई हो पाई ना, हाँ भी अब सुनना। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम सुनिएगा ध्यान से। अगर प्रॉब्लम समझ आएगी तो सोल्यूशन समझ आएगा, ठीक है, प्रॉब्लम समझ आएगी तो सोल्यूशन समझ आएगा। शैल वी स्टार्ट? हाँ भाई, आपके पास 1 लाख शेयर थे, 10 लाख उसकी रुपी वैल्यू थी, आपने उसे बिजनेस में लगाया, आपने 10 लाख लगा के अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सारी काट कटा के कितनी कमा ली? सपोज करो 2 लाख रुपए। कितनी कमा ली? 2 लाख रुपए। तो आपकी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी हो गई? 2 लाख। कोई डाउट? सरल है। आपने सेल की थी कितनी? 12 लाख। कमाई कितनी कर ली आपने? 2 लाख। इज दैट ओके? ओके। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 1 लाख। तो व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? 2 रुपए। यहां तक ठीक है? 2 रुपए अर्निंग पर शेयर हो गया, बिल्कुल फेयर बात है। अर्निंग पर शेयर 2 रुपए निकला, ऐसे निकला, यहां तक तो कहानी ओके है, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? शेयर्स इतने ही थे, 1 लाख। नेक्स्ट ईयर शेयर्स इतने ही है, 1 लाख। ओके, कितनी देर? ऑलमोस्ट सारी देर, 11 महीने शेयर्स इतने ही है, 11 मंथ्स, ठीक। लेकिन 11th मंथ में हमने क्या किया? 1 लाख शेयर और डाल दिया, तो 10 लाख रुपए और आ गए, टोटल 20 लाख रुपए हो गए, टोटल 2 लाख शेयर हो गए, ठीक है बात। अब देखिए, ये जो पुराना रकम है ये पूरा साल काम कर रहा है, तो ये 12 लाख की सेल ही जनरेट करेगा। लेकिन जो नवा पैसा है उसने सिर्फ 2 महीने काम किया, या कोई 1 महीना देख रहा है तो 1 महीना काम किया, तो वो 2 महीने जितनी सेल जनरेट करेगा 2 लाख ही कर पाएगा ना। एक्चुअली उसने ज्यादा की, 4 लाख की सेल जनरेट की। जो नए फंड्स आए ना उन्होंने बहुत ताकत से काम किया, लेकिन खर्चे भी बढ़ गए होंगे। पहले आपकी 12 लाख पे 2 लाख इनकम होती थी, 1/6। अब आपकी 16 लाख पे 1/6 कितनी इनकम बनी? एक काम करो, 15 लाख कर देते हैं इसको, 3 लाख। तब भी ज्यादा ही परफॉर्म किया, 2.5 लाख रुपए इनकम हो गई, 2.5 लाख रुपए इनकम हो गई। तो आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया? 2.5 लाख। कोई डाउट? आपका अर्निंग 2.5 लाख, लेकिन अब आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 2 लाख। 2.5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 1.25। प्रॉब्लम क्या है? पहले अर्निंग कितनी आ रही थी? 2 रुपए पर शेयर। अब जब इस साल, अगले साल मनी कंट्रोल पे रिपोर्ट होगी इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर तो कितनी आएगी? 1.25। लोग पैनिक करेंगे। सबको कहां ये सब पता है, वो पैनिक करेंगे, वो लोग आधी रहेगी कमाई पर शेयर, वो टोटल में जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ईपीएस तो छपा हुआ है। टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू कहां छपा है, और किसको देखना आता है? बहुत कम दुनिया को। एक प्रॉब्लम है, वो कहते सर अगर हम ऐसे निकालेंगे अर्निंग पर शेयर तो गलत होगा। एक बात बताइए, क्या कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है?
क्या कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया है? एक्स्ट्रा फंड से 2 लाख की सेल भी काफी होती, 3 लाख की निकाली है, प्रॉफिट काफी ज्यादा एनहांस किया है। कहते सर ये थोड़ी सी दिक्कत वाली कैलकुलेशन है, हमें ये कैलकुलेशन बेटर करनी पड़ेगी। लेकिन साल के एंड में शेयर्स की सच्चाई यही है, अर्निंग की सच्चाई यही है, तो डिवाइड जो भी करेगा 1.25 ही निकाल पाएगा। लॉ कहता हमें कोई मैथमेटिक्स घुसानी होगी बेटर डिस्क्लोजर के लिए, बेटर डिस्क्लोजर के लिए। शैल वी स्टार्ट? क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। शैल वी स्टार्ट? वो जो वहां ईपीएस छपती है ना, उसे कैसे कैलकुलेट करवाया जाता है? शैल वी स्टार्ट? कैसे छपती है? कहते जी आप ऐसे छापिए उसको, ध्यान से सुनना। ऊपर तो यही रखिए 2.5 लाख की इनकम, ऊपर इनकम तो 2.5 लाख, डिनोमिनेटर में शेयर्स को प्लेन मत लो 2 लाख, कहते शेयर्स ऐसे लो। 1 लाख शेयर थे स्टार्टिंग में, और 11वें महीने 1 लाख हो रहा है। इस 1 लाख शेयरों ने कितनी देर काम किया? 12 महीने। और इन 1 लाख शेयरों ने कितनी देर काम किया? या 2 महीने, कुछ भी ले रहे हैं, 2 मंथ्स, वो कोई बात नहीं, फर्स्ट ले रहे हो एंड ले रहे हो, 2 मंथ्स। कहते जी इसको डिवाइड करिए किससे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से। वक्त की इंपॉर्टेंस लेके आइए बात में। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए, कैसे? पहले 1 लाख शेयर्स जो हैं उन्होंने 12 में से 12 महीने काम किया, लेकिन जो अगले 1 लाख शेयर्स हैं उन्होंने तो सिर्फ 2 महीने काम किया। बताइए कैलकुलेशन क्या बनेगी? फाइनल आंसर इज 1 लाख कितने शेयर्स? 1,16,667। कहते और इसकी रेशो लो, 2.5 लाख डिवाइड बाय 1,16,667, 2.14। कहते और वहां पे मनी कंट्रोल पे छाप के भेजो 2.14। कंपनी ग्रो कर रही है, पता लगना चाहिए, जो कि अब पता लगा। कंपनी ने एक्स्ट्रा फंड से तेज कमाई की है। अगर पिछली कैलकुलेशन अलाउ कर दें तो रिपोर्टिंग गलत हो जाएगी, तो मैसेज गलत पहुंचेगा पब्लिक को, जैसे कंपनी फॉल कर रही हो। ये तो राइज कर रही थी सर, 2 कौड़ी की बात है, टाइम रेशियो लगानी है शेयर्स के ऊपर, 2 कौड़ी की बात है, डन। कितने शेयर्स ने कितनी देर काम किया? अर्निंग तो देखिए पहले ही पूरे साल की होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेयर्स के साथ एक प्रॉब्लम है। इस 1 लाख में ये 1 लाख जोड़ते हैं अच्छे नहीं लगते, इन्होंने अलग अलग टाइम काम किया। 2 रुपए से ऊपर आंसर आ रहा है, आई एम हैप्पी, क्योंकि 2 की परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं किया है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को बीट किया है, ज्यादा आना चाहिए था। सर पीछे सर, हाँ ये सर आगे के नहीं आगे आपके? 2.5 लाख की कमाई थी और इतने शेयर थे 116667, इतने शेयरों पे इतनी कमाई, तो एक शेयर की कितनी? पर यूनिट निकाला, वो कितना आ गया? 2.14। 2 रुपए से ऊपर ही आना चाहिए था, तो ये बेटर डिस्क्लोजर साबित होगा। मैथमेटिक्स कोई पूछता नहीं, जिम्मेदारी हमारी है कि मनी कंट्रोल पे ठीक छपे, गलत वहम ना फैले। कंपनी ग्रो कर रही है तो रकम से ग्रोथ की फीलिंग ही हो। किसी को याद हो पिछले साल 2 रुपए का, इस साल 2.14, ठीक है जी, कंपनी बढ़िया चल रही है, दैट विल बी बेटर फॉर अस, दैट विल बी बेटर फॉर अस। अगर प्लेन मैथमेटिक्स रख दें तो आंसर आ रहा है 1.25। गलत मैसेज पहुंचेगा, गलत मैसेज तो नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए स्टैंडर्ड्स बनते हैं कि ऐसे कैलकुलेट करेंगे आप। एनी डाउट? शैल वी डिग इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ इट नाउ? आइए क्वेश्चन 1 निकालिए, मैं आपको बताता हूं लिखना कैसे हमने। डेट्स गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, सिर्फ डिनोमिनेटर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं न्यूमरेटर अलग से कराएंगे, पहले डिनोमिनेटर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। सुनिए मेरी बात, 2 मैथमेटिक्स दिखाएंगे, जिसको जो पसंद हो कर लेना। मेरी सजेशन ये होती है दोनों करो, बाद में जिस पे दिमाग चले वो कर लिया करना, अभी दोनों करो। सुनिए ध्यान से, टाइमलाइन बनाई हमने, टाइमलाइन बनाई, स्टार्टर करिए, पढ़िएगा प्लीज। डेट है 1 जनवरी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से पढ़े हैं, पुराने शेयर्स हैं, और 1 जनवरी को पहले से पढ़े हैं, तो क्लियर है कि साल कौन सा है? जैन दिसंबर, ठीक है। एडिशन कोई नहीं हुई, रिडक्शन कोई नहीं हुई, पहला दे पे 1800 बैलेंस। एनी डाउट? सही है, यहां लिखिए 1800 डेट डाल के 1 जनवरी, 1800 शेयर है,
एनी डाउट? आगे क्या हुआ? डेट डालिए 31 मई, इशू हुआ तो प्लस 600, एनी डाउट? प्लस 600, ओके। नेक्स्ट, तो शेयर्स कट जाएंगे। अगर बायबैक होता है तो शेयर घटते हैं, 300 शेयर घट गए इनके, एनी डाउट? ओके, सॉलिड है। लास्ट तक कुछ नहीं हुआ, लास्ट डेट है 31 दिसंबर, 31/12, डन। हाँ भी, अब रास्ते हैं दो मेरे पास, ध्यान से देखिए। रास्ता नंबर 1, जहां नेट ऑफ नहीं करते हम, पहला रास्ता, इसे अंत तक अलग ले आइए। 1800 शेयर ने 12 में से 12 महीने काम किया, एनी डाउट? जमा 600 ने 8 महीने काम किया, 8/12। लेकिन 300 ने काम नहीं किया, 2 महीने, उतने का एफर्ट हटा दीजिए। क्योंकि जब मैंने 1800 को पूरा गिन लिया है और 600 को भी पूरा गिन लिया, तो 300 इन्हीं में से कहीं से कटे हैं ना, तो उतने का इफेक्ट हटाना पड़ेगा मेरे को। तो जितने का काम नहीं हुआ उतने का हटा दो इफेक्ट। ओके जी, थोड़ी यहां तक? वो महीने कर लो, 31 1 है, ठीक है ठीक है। इस पे ऑब्सेस करने के कारण काम ना छोड़ाओ किसी ने सुनने में। सुन तो लिया ना सबने, समझ आ गई बात? उतने का हटा दो इफेक्ट, क्या बने? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये 1800 ही आ गया, ये 18, फाइनल आंसर 18। ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है। कहते हैं ये मान लीजिए पूरे साल जैसे 1850 शेयर ने काम किया। इक्कीस सौ फाइनल आंसर। कहते मान लीजिए पूरे साल में 2100 शेयर काम कर रहे थे। देखिए कभी 1800 थे, कभी 600 बढ़ गए थे, कभी 300 बढ़ गए थे। कहते आप ये मानिए जैसे पूरे साल हर वक्त 2100 शेयर काम कर रहे थे। एनी डाउट? चले आगे, हो गया सेटल्स? ओके। हाँ भाई, ये 2100 का मतलब ये 2100 नहीं है सर, आप पागल हो। 1800 प्लस 600 2400 माइनस 300 2100 ही आता है। वो किस्मत है, हरकत नहीं है उसमें, वो किस्मत है। पागलपन है, नहीं हो। मैंने तो कहा ही नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं। हाँ इधर, वो किस्मत की बात है। चले आगे, शैल वी मूव फॉरवर्ड। पर्सनल डोमेन से ना बाहर रहा करो, बाहर काम में रहा करो। चले आगे, यस प्लीज। हाँ भी, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट, अदर मैथमेटिक्स ऑफ इट। अदर, ये आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जहां हर एक को अंत तक नहीं, सिर्फ नेक्स्ट तक लेके जाना होता है। 1800 शेयर काम कर रहे थे कितनी देर? 5 महीने, 5/12। कोई डाउट? जमा फिर 1800 और 600 2400 मिलके काम कर रहे थे कितनी देर? यहां से लेके यहां तक 5 मंथ्स है, 5/12। 5 महीने 2400 शेयर्स ने काम किया। फिर 300 कट गए, 2100 शेयर काम कर रहे थे 2 महीने। सेम आंसर आएगा इससे भी, ठीक है। द मैथ्स कन्वर्जेस टू सेम। आप चुन लीजिए आपको क्या पसंद है करने। आपको मैं कहूंगा दोनों आने चाहिए, कोई मुश्किल बातें नहीं है। ये कैलकुलेटर आपके पास है, ठीक है। राइट डाउन द अदर वन एज वेल। हाँ जी, चले आगे। दिस इज डन। हाँ, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स एक्चुअली मेरे काम कर रहे थे पूरा साल। हाँ भी, इधर क्या मैं ये पॉइंट फाइनेंस में डाल सकता हूं क्वेश्चंस कराते वक्त? अब यस, और कुछ फाइनेंस के क्वेश्चंस इसीलिए रोके हुए हैं अभी क्योंकि ये सिखाना था। लूप है, आप कहीं पे भी कुछ भी सीख रहे हो ना भाई, उसके इफेक्ट्स हैं। आज जो सीख लिया सारा कुछ फाइनेंस में आ सकता है, सारा एक एक आइटम फाइनेंस में आ सकती है, ठीक है।
तो उधर जब शेयर्स मंगाओ, अर्निंग पर शेयर पे तो काम करते ही हैं लोग, नंबर ऑफ शेयर वहां पे भी कर दो, वहां पे नीचे कहानी डाल दूंगा छोटी सी, आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल के ईपीएस निकालनी पड़ जाएगी वहां पे फाइनेंस में। आई कैन इजीली डू दैट। सिंक्रोनाइजेशन में सोचिए सब कुछ। हाँ भाई, अकेले अकेले तो ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन में भी क्या मुश्किल है, पूछ लेगा तो याद आना चाहिए। हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन इज गॉन। सेकंड सेम है जी, करिए, सेम है, खुद से करिए, दोनों रस्तों से करिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, टाइमलाइन बनाइए, नॉर्मली करिए।
शैल वी मूव फॉरवर्ड? आइए, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करें। इन अप्रैल 2010 ए लिमिटेड इशूड 18 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 5 पर शेयर वॉज कॉल्ड अपॉन दैट डेट। हाँ भाई, अप्रैल की फर्स्ट मानना इसको, ठीक है। और शेयर होल्डर ने दे भी दिया। बाकी के 5 हमने कब लिए? 1 सितंबर को। कोई डाउट? यहां तक ओके है? सबने पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 3,60,000 शेयर थे, उसने, हाँ बस उसने नहीं दिए, बाकी सबने सितंबर में ही पैसे दे दिए। एनी डाउट? नेट प्रॉफिट क्लियरली गिवन है 33 लाख आया। कहता ये आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया ये। एंड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से बेकार मानिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बाद ही होना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकल आई, कितनी है? 33 लाख। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 33 लाख। एक स्टेप एक्स्ट्रा करवाएगा, लेकिन उससे पहले हमें टाइमलाइन बनानी होगी। आइए, हाँ भाई, 1 अप्रैल को इशू किए, कितने? 18 लाख शेयर। बी वेरी अलर्ट। 18 लाख शेयरों पे कितनी रकम मिली? इंटू ₹5 आउट ऑफ ₹10 मिल गया हमें। कोई डाउट? 18 लाख शेयर्स पे मिल गए इतने, ₹5 मिले 10 के बदले। एनी डाउट? फिर 1 सितंबर को ध्यान से करना, 1 सितंबर को क्या हुआ? 14,40,000 लोगों ने तो कॉल दे दी। कोई डाउट? लेकिन 3,60,000 वालों ने कॉल नहीं दी। एनी डाउट? बात सही है? बात सही है? तो मुझे अब निकालने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। साल कब खत्म होता है? 31 मार्च है लास्ट डेट। डाउट है कोई? शुरू करूं? हाँ इधर आइए। 18 लाख शेयर की ₹5 की रकम पूरा साल चली। पूरा साल चली, डाउट तो नहीं है? पक्की बात है? तो 18 लाख इंटू ₹5 आउट ऑफ ₹10 इंटू 12/12। कोई डाउट? जमा 14,40,000 शेयर्स की ₹5 की रकम 7 महीने चली, और 3,60,000 रुपए की 7 महीने जीरो रकम चली। तो मैं जीरो का इंपैक्ट दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने कुछ नहीं दिया। आप ना लिखिए, चलेगा, मुझको मेरे को लिखना होता है। मैं सुबह से बात कर रहा हूं, जीरो लिखने होते हैं मेरे को, ठीक है? मेरे को जीरो लिखने होते हैं, इंपैक्टफुल रहते हैं मेरे लिए, ठीक है? हाँ भाई, ऐड, फिर 14,40,000 शेयर पे ₹5 और आ गए 10 में से, वो 7 महीने रहे मेरे पास। और एक 3,60,000 शेयर थे, उसका कोई पैसा नहीं आया, बाकी के 5 महीने, 7 महीने। डन? कोई डाउट तो नहीं है? कितनी आई? 13,20,000 है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 13,20,000। हो गया? सैलड है? अच्छा, मैं एक बात बोल भी दूं, कई जगह क्योंकि नोट्स पुराने हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ भी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आज की डेट में लीगल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो पॉइंट हमें कहीं कोई सेटल ऑफ नहीं करना होता, उसको ऐਵੇਂ सोच सोच के पागल नहीं होना है। वो जहां कभी भी कुछ लिखा है उसे इग्नोर ही करना है हमने, उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है? एग्जाम में तो डलना ही नहीं है, ये तो नोट्स वोट्स पुरानी बुक्स में से होते हैं, क्लियरली छप जाते हैं, उस वक्त फ्लो में चला जाता है। अभी के अभी अब मेरे पास डिवाइस हो तो मैं अभी के अभी अमेंड ही कर दूं इस चीज को, कि हटा के बात कर देते हैं। एनी डाउट? तो विल डू व्हाट इज रेलेवेंट हियर एट द मोमेंट। हाँ भाई, अर्निंग पर शेयर बताइए कितनी आ गई? 2 पॉइंट एग्जैक्ट है सर? एग्जैक्ट 2.5 है। 13,20,000 और 33 लाख को एग्जैक्ट 2.5 है, ये पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है,
एग्जैक्ट 2.5 रुपए आए हैं, साउंड्स अ गुड नंबर लाइक दैट। एग्जैक्ट आने पे अच्छा लगता है बंदे को, ठीक है ना। 2.5 रुपए आए। डाउट है जी किसी को? कौन सा किया अभी? ये वैसा ही है ना? 6 सेम लग रहा, करिए। टाइमलाइन बनाइए, कर डालिए। डाउट सब ओके? दिक्कत दिक्कत सर? डाउट है सर? इधर सर, इधर डाउट डाउट दिक्कत सर, इधर सब ओके? 4.8 एग्जैक्ट। एग्जैक्ट आंसर्स का अपना ही रोल होता है भाई। प्योर आता है कट के ना जब नंबर, तो बढ़िया ही दिखता है। क्वेश्चन नंबर 5 का था 2.5, 6 का है 4.8। एक पैरेलल वर्ल्ड में क्वेश्चन 5 और 6 के अदर आंसर्स थे जब डीडीटी होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हमारे कोर्स में नहीं, बस बात ही खत्म, कुछ नहीं पता आपने। डीडीटी प्रोसेस ही नहीं करना हमने, क्यों करें, ठीक है ना, है ही नहीं, रेलिवेंट ही नहीं है, बेकार, छोड़ दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7, मैं स्टार्ट। सवाल नंबर 7। शुरू करें? शुरू करें? हाँ भाई, अंतिम हदें क्या हैं सवाल की, वो देखिए। एक तो इनकम स्टेटमेंट बन सकती होती है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ भाई, जीपी से लेके अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक बनानी है, तो क्या बनेगी? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एड ऑपरेटिंग इनकम छोड़ो, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड इज इक्वल टू, आगे ईबीटी अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफ डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर, सबको पता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लो है ये। और इधर बगल में लिख दूंगा इनकम स्टेटमेंट, इधर बगल में लिख दिया करूंगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर ऊपर नीचे जैसे भी आपको प्रेजेंटेशन बेटर लगे। कंजस्टेड ना बस दिखे, बुरा बुरा ना दिखे, अच्छा अच्छा दिखे, वो कैसे दिखाना वो तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे आएगा, अगर आएगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी किसी क्रम में वो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कभी वो डोमिनेट कभी ये डोमिनेट। अभी पहले 6 सवाल में वो कहता है ये डोमिनेट, ये तो बहुत किया तुम लोगों ने, कहते हैं मैथ्स करा दो, तो 6 सवाल करा दिए उसने, बढ़िया। सर जितना एएस हुआ है, 2 कौड़ी का एएस है, एक ही बात है, क्या कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर के लिए, बेटर डिस्क्लोजर के लिए क्या करो, शेयर्स को वेटेड एवरेज कर दूंगा, कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? एनी डाउट? अब आइए एक सवाल अगला शुरू करते हैं, पकड़ियो इस, नहीं बस पकड़ लो।
शुरू करें? आइए, शैल वी स्टार्ट? ओके, हाँ अभी पहली लाइन पढ़िए, क्या गिवन है, पढ़िए कोई। प्रॉफिट बिफोर वीआरएस पेमेंट, वीआरएस पे नहीं हुई, हु डजंट नो वीआरएस? मैनी पीपल, ठीक है, इंटर वाले लोग। आइए जी 2 मिनट सुनिए आप लोग, वीआरएस क्या होता है? VRS is voluntary retirement scheme. बाकी जन voluntary retirement scheme, focus. voluntary retirement scheme कैसी होती है? एक बड़ी कंपनी है, सपोज करिए, काफी बार ऐसा होता है, बड़ी कंपनी है रिलायंस के पास 50 से लेके 55 की एज ग्रुप के ना कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन रिलायंस को पता है कि अगले 5-10 साल में इनमें से एक एक करके लोगों ने रिटायर होना है। एक पर्सन है, गुड इनफ वर्किंग कंडीशन में है, 52 इयर्स का है, ठीक है, रैदर 100 बंदे हैं सपोज करो, ठीक है। बाई चांस क्या हुआ, करंट बैच ऑफ सीए ना बहुत अच्छा निकल गया, रिलायंस कहती हम नए 100 सीए उठाने लगे हैं, लेकिन काम तो उतना ही है कंपनी के पास, तो वो पुराने लोगों को आके रिक्वेस्ट करते हैं, कहते सर आप एक काम करिए, हम आपको निकालना नहीं चाहते, निकाल सकते भी नहीं है, आपने कुछ किया तो है नहीं गलत, आप वॉलंटरली रिटायर हो जाओ, खुद से रिटायर हो जाओ, ठीक है, खुद से ही रिटायर हो जाओ, वॉलंटरली रिटायर हो जाओ, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ठीक है। आर्मी में भी होती है, यंग रिक्रूट्स कभी कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी कभी कम, गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है, यंग रिक्रूट्स ज्यादा आ जाते हैं, वो पुरानों को क्या करते हैं, रिटायर कर देते हैं, डेस्क जॉब दे देते हैं, अच्छी बात भी है, पुरानों को रिटायर कर देते हैं, आर्मी में जवान बैठ रहे हैं, ठीक है, और जब नहीं आते तो पुराने लोगों को पकड़ के रखते हैं थोड़ी देर, वो कहते हैं आ जाएगा 1-2 साल में बैच आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगी, सो दैट निकाला नहीं जाता, लेकिन उन्हें पे दे दी जाती है। कैसे? अगर अभी 5 साल रहते हैं ना सर्विस के, हम उन्हें क्या कहते हैं, बिना सर्विस के 2 साल के पैसे ले जाओ, बिना सर्विस के अभी 2 साल के पैसे ले जाओ, ओके बात, बिना सर्विस के अभी पैसे ले जाओ 2 साल के, वीआरएस के नाम से, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के नाम से, डन। हाँ भाई, इसके 2 इफेक्ट, बैंक कम और पीजीबीपी एक्सपेंस ही डल सकता है, कि कोई और तरीका, एसेट बनाना है, कुछ खर्चा ही हुआ है। somebody might be like सर पर ये 2 साल का खर्चा हो गया, नहीं, जो नए रिक्रूट्स हैं उनकी सैलरी कम भी तो डलेगी, बैलेंस ऑफ हो जाएगा। मैचिंग अगर नहीं भी हो पा रही, वो हमारी 4th-5th प्रायोरिटी है जाके, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम देयर, हमें कोई खास दिक्कत नहीं है इस बात से, ठीक है। मैंने करंट ईयर पेमेंट की, मैं मुक्त हो गया उन लोगों से, नए लोगों के साथ चलूंगा, एनी डाउट? हाँ भाई, इसकी कोई फैंसी अकाउंटिंग कर सकता है कोई, बैंक कम और एक्सपेंस ही डलेगा, एक्सपेंस ही डलेगा, ठीक है। हाँ, इसका एक डिस्क्लोजर अलग से दिया जाता है, इससे होगा क्या, मेरा प्रॉफिट एग्जॉर्बिटेंटली तेज फॉल कर जाएगा 1 साल के लिए, इस साल के लिए मेरा प्रॉफिट बहुत फॉल कर जाएगा, तो नीचे ना नोट देना होता है कि जी इस साल जो प्रॉफिट गिर गया, घबराइए मत, वीआरएस कराइए हमने, अगले साल आपको इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे, तो लोग बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट की है, कोई बात नहीं, ठीक, अलग डिस्क्लोजर होता है। लेकिन हाँ भाई, डलना तो एक्सपेंस में ही है तो खर्चा ही है, डलना तो एक्सपेंस में ही है। हाँ भाई ऐसे बताओ, ये जब मैं पेंट कराता हूँ यहाँ पे, हाँ याद आखिरी बारी कब पेंट हुआ था? यस, सही बात है, तुम लोग इंटर ग्रुप 2 में से जब मैंने आखिरी बार पेंट कराया था, तुम लोग, यानी 2 साल हो गए, ये तीसरा साल है, उसके बाद शायद करा देंगे इस साल, तो मेरे को पता होता है 2-3 साल चलना है। हाँ भी, फिर मैं उसको एसेट बना के 1/3 डेप्थ खाता हूँ, क्या डाल दूं खर्चा, 2-5-7 हजार रुपए जो लगते हैं सारा खर्चा डाल दें, तो अकाउंटेंसी में ना हम ऐसे चिंदियों में नहीं घुसते, वैसे तो इनकम टैक्स में भी कहां घुस रहे चिंदियों में, लेकिन कहते डाल यार कुछ नहीं होता, ऐसे तो हर चीज है जिसका कुछ ना कुछ बेनिफिट थोड़ी देर और आता रहेगा, लेकिन उसे कैपिटलाइज करके एसेट बनाने का कोई सेंस नहीं है, चाहे ये 2 साल का खर्चा है, टेक्निकली डालो, बात खत्म करो। तो अगर ऐसे 1:1 मैचिंग नहीं आ पा रही है ना, कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं, खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये डस्टर कितना पुराना पता तुम्हें? ये भी 2-3 साल पुराना है, 20 रुपए का आया था, डालूं 10 रुपए डेप्थ, 10 रुपए कैरी डाउन, नहीं ना, कोई सेंस नहीं है फिर हर जगह, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं है, तो खत्म करो सर डाल के। हाँ भाई, वीआरएस को एक्सपेंस डाल दे कि एसेट? अभी डालना बाकी है। वीआरएस क्लियर हो गया, लाइन पढ़ना, प्रॉफिट बिफोर वीआरएस बट
हाँ भाई, ऐसा प्रॉफिट जो आफ्टर डेप होता है इनमें से वो कौन सा होता है? इंटर वाले लोग बताएंगे। ऐसा प्रॉफिट जो इनमें से आफ्टर डेप हो यकीनी तौर पे, कौन सा लेना चाहिए लिस्ट में से? आप कह रहे हैं ईबीआईटी ले लीजिए, ठीक है जी, वोट। आप कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना चाहिए, इन्हीं दो में से बस खेल लो। सर पीछे सर क्या कहते हैं आप? अगर ये फाइनेंस का क्वेश्चन होता, पीवी फैक्टर तो बाद में लगते, पहले इधर ही मार देते हो आपको, सीधी सी बात है। कहते पीवी फैक्टर लगने ही देने हमने, प्रॉफिट ही नहीं कैसे होने देना सी, सीधी जी गल है। एंड टू कंफर्ट यू पीपल, मैंने पहले क्रॉस चेक किया कराने से, 100% यकीन नहीं होता पढ़े बिना, काबिलियत की कोई बात नहीं है सर, यकीन से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लूं? हाँ जी, पीछे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही ले लो, यही। सर होगी बारी, आपने डाल दी वोट। सर सारे कह रहे हैं इसलिए, ठीक है। हाँ विदर, सो दिस इज बेटर इन द क्वेश्चन। क्या है? 75, 75 लाख। क्यों यहां रखा? क्योंकि बिफोर वीआरएस भी तो है। हाँ भाई, वीआरएस डलेगी खर्चे में, लेकिन कहां पे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये खर्चा हुआ नो डाउट, लेकिन ऑपरेट करने का खर्चा नहीं, अलग से दिखाना होगा। कितनी है वीआरएस? कम कर लो तुम, सॉरी है ये वाली। ईबीआईटी कितनी होगी? 42.90 ईबीआईटी। क्वेश्चन में इंटरेस्ट है? क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, टैक्स है, यही कही था, प्रोविजन फॉर टैक्स ही कही था। कितना? क्या बना? हाँ जी, वो भी सुनिए, वो भी सुनिए। ये भी आजकल तकरीबन नहीं होते, बट फ्रिंज बेनिफिट्स क्या हैं सुनिए ध्यान से। बी वेरी अलर्ट, इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक होटल में कमरा लेके दिया रहने के लिए 365 दिन, ऑल डेज ऑफ द ईयर, ऑल डेज ऑफ द ईयर। डन? सेटल्ड है? ऑल डेज ऑफ द ईयर, बी वेरी अलर्ट, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, ऑल डेज ऑफ द ईयर, ठीक है। 70 लाख रुपए रेंट है कमरे का, 70 लाख रुपए। कितना रेंट है? 70 लाख। अपनी बुक्स में दो इफेक्ट बताइए। एम्प्लॉय कुछ भी नहीं? बढ़िया, फिर तो मेरे एम्प्लॉय को मैं बोलूंगा घर बना के दे दे महल के नाम पे, कैदी तेरा है, फोन भी तू ले दे, गाड़ी भी तू ले दे, कैदी सब तेरा है। हाँ भाई, इन काइंड मिल रहा है। बनाना पड़ेगा जी। हाँ भाई, 5 P&L अकाउंट, सैलरी P&L है ये, 70 लाख की सैलरी इनकम। सेकंड इफेक्ट बनाना तो पड़ेगा भाई साहब, हम तो कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से भी। मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को एक होटल में कमरा लेके दिया, कहते आपने वहीं रहना है, 365 दिन। होटल के कमरे का किराया पड़ता 70 लाख, कंपनी पे करती है, मेरी जेब से 1 रुपया नहीं जाता। तो पहले बताइए, क्या ये मुझे एडवांटेज आ रही है अपने एम्प्लॉयर से? तो ये इनकम है। इनकम किसने कहा कि नोटों में होनी जरूरी है? घर ले दो, खाना खिला दो तो हो गई इनकम, क्या फर्क पड़ता है? आपको याद है मैंने एक बात बताई हुई है, इंटर वालों को तो शायद नहीं याद होनी चाहिए, बताई भी नहीं होगी शायद। जो लोग ढाबों में काम करते हैं, इनकी कोई तनख्वाह नहीं होती, इनकी कोई तनख्वाह नहीं होती, जीरो सैलरी है, जीरो सैलरी है। तो फिर चलता कैसे है? ढाबे में ही रह लेते हैं लोग रात को, शेल्टर हो गया, शेल्टर हो गया। जो सब्जियां बच जाती हैं फुलके उतार लेते हैं, फूड हो गया, ठीक है। शेल्टर और फूड हो गया, क्लोथिंग बची, जो टिप उठाते हैं उससे बैलेंस करते हैं। पे स्केल पे नहीं होते, कोई भी पे स्केल पे नहीं होता, एक भी वेटर पे स्केल पे नहीं होता ढाबों में। रेस्टोरेंट की बात अलग है,
ढाबों में कोई भी वेटर पे स्केल पे नहीं होता, जो टिप उठाते हैं वो उनका पैसा होता है बस। फूड मिल जाता है ढाबे से ही, शेल्टर वहीं से मिल जाता है, ऊपर रह लेते हैं, ठीक है, वहीं पे कपड़ा वपड़ा धो लेते हैं अपना, वही पहन लेते हैं, उन्हें भी आसानी है इस बात से। हाँ भाई, तो क्या ढाबे वाला कुछ नहीं दे रहा? कुछ तो दे रहा है, काफी कुछ दे रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। काइंड देना बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। इन काइंड कुछ करना बहुत बड़ी बात है, आसान बात नहीं है। दुनिया में दिक्कत भी यही है, कोई काइंड में कुछ करता है ना, कदर ना हो पाती, क्योंकि वही मनी वैल्यू नहीं डाल पा रहे हो, इफेक्ट नहीं देख पा रहे हो। हाँ भी बीच में आवाज आई थी, सैलरी इनकम 70 लाख, ड्रॉइंग्स टू सैलरी इनकम है ये, घर चले गए बेनिफिट आपके यार। ड्रॉइंग्स टू सैलरी इनकम आपकी कैपिटल बन गई, वहां से कटवा लिया आपने, इन डाउट, सब विड्रॉ हो गई। मैंने आपको सैलरी दी, साल के एंड में आपको कुछ नहीं बचा, ऐश तो तुम्ही ने किया है, ड्रॉइंग्स टू सैलरी इनकम अभी ओके है। गवर्नमेंट यहीं तक नहीं रुकी, गवर्नमेंट यहीं तक नहीं रुकी, नो नो, गवर्नमेंट यहां तक नहीं रुकी, लिसन केयरफुली। एम्प्लॉयर की बुक्स में दो इफेक्ट बताइए। हाँ, P&L में सैलरी नाम का एक्सपेंस कितना? 70 लाख। और होटल वालों को पेमेंट होगी बैंक कम 70 लाख। गवर्नमेंट बिल्कुल खुश नहीं थी इस ट्रीटमेंट से। गवर्नमेंट कहती है ट्रीटमेंट तो बहुत गलत है, ये ट्रीटमेंट तो बहुत गलत है। मागा जी क्यों? ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट कहती है आप डायरेक्ट क्यों पे कर रहे हैं, सुना ध्यान से, आप डायरेक्ट पे क्यों कर रहे हैं? बी वेरी अलर्ट, आप डायरेक्ट पे क्यों कर रहे हैं? अगर आप इसे डायरेक्ट पे ना करते ना, तो इस होटल में रुकने के लिए आपको इसे 1 करोड़ देना पड़ता, क्योंकि इसकी 1 करोड़ इनकम बनती, 30 लाख हम टैक्स लेके जाते, 70 लाख बचता, फिर ये होटल में रहता। इसकी तनख्वाह 70 लाख नहीं है, इसकी तनख्वाह साफ दिखता है कि 1 करोड़ है, आप उसका टैक्स गोल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जब ये बात पकड़ी, इफेक्ट ये डलवाए, कहते हैं आप अपने P&L में खर्चा डालेंगे पूरा 1 करोड़, आपको ये एम्प्लॉय 1 करोड़ में पड़ेगा। आपने बैंक में 70 लाख पे किए, बेटे आके हमारे पास टैक्स जमा कराना है इसके नाम का 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। गवर्नमेंट कहती अब ठीक हुआ सब कुछ, अब सब कुछ ठीक है, पहले ठीक नहीं था, अब सब ठीक है। इसकी कमाई कितनी है एक्चुअली? 1 करोड़ कमाई है, कहते हैं, और इसकी बुक्स में ये डलवाई है आज के बाद, सैलरी से इसको 1 करोड़ आता है, 1 करोड़ आता है। ड्रॉइंग्स इसकी मतलब यहां पे 1 करोड़ के हिसाब से सेटल ऑफ होता है कि 30 लाख का जो टैक्स है वो इसके एम्प्लॉयर ने चुका दिया, वो आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी 30 लाख की लायबिलिटी बनती थी, आपकी 30 लाख की लायबिलिटी बनती है, 1 करोड़ की आपकी इनकम है, तो आपकी 30 लाख की लायबिलिटी बनती है, वो आपके एम्प्लॉयर ने चुका दिया, वो एक अलग बात है, ठीक है, तो इसकी अकाउंट्स में नहीं घुस रहा मैं, वो एक अलग बात है, डन। हाँ भी इधर, लेकिन एम्प्लॉय क्या कहता मेरा वे होता, क्या सोचते हो, क्या मेरे को तो उधर रहने को मिल नहीं रहा है, एम्प्लॉय को तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भी इधर, आप अपने एम्प्लॉयज के जो ऐसे चोंचले देखने के लिए उन्हें तनख्वाह उनके नाम पे होटल के बिल चुकाते हैं, और उस पे बनता हुआ टैक्स भी आप अपनी जेब से चुकाते हैं, एम्प्लॉय पे हर्फ नहीं आने देते, इसको कोई नहीं कहा कुछ किसी ने, इसी का खर्चा बढ़ा, इसी की जिम्मेदारी पड़ी। एनी डाउट? दिस 30 लाख पेमेंट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। मतलब फ्रिंज बेनिफिट बोलते थे, अब मैं सुबह भी बात की मैंने, अब क्यों तुम लोग ये करते हो मेरे साथ? हाँ हाँ, जब FBT थे आए तब TDS नहीं आया था नाम, अभी FBT आज तक, जो FBT डायरेक्टली हट गया हमारे कोर्स से, अब कहीं कहीं प्रकट हो जाता है नाम फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है, ओके। तो तब मजाक में बोलते होते थे यार फ्रिज भर देता उसके बेनिफिट है, ठीक है, एम्प्लॉय कहता खाई जो पी जो, पैसे मैं देख लूंगा, ऐसे वाली बात है, जो मर्जी कर लो भाई, ठीक है, मकसद ये है इसका। एनी डाउट? हाँ भी ओके, फ्रिंज बेनिफिट्स। हाँ भाई इधर स्ट्रिक्टली बिजनेस के शूज से सैलरी है, फ्रिंज बेनिफिट सैलरी होता है, सैलरी होता है, फ्रिंज बेनिफिट सैलरी होता है, हमने तो उसको दिए। एनी डाउट? फ्रिंज बेनिफिट सैलरी होते हैं, सैलरी वाली जगह भी काट दें, ठीक है, और ये अभी कटे नहीं होते, ये मत मानना यहाँ कट गए होंगे, ये काटने बाकी होते हैं अभी, ठीक है। हाँ भाई किसी भी स्पॉट पे काट दीजिए, टैक्स बना के काट दीजिए, यहाँ पे 5 और है 5,
5। हाँ जी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफ डिविडेंड है नहीं है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 27.9 आ गई। यहाँ तक ओके है, सैलड है, सही है। मतलब अगर ये सैलरी नहीं चाहिए तो जो हमारा अब वो क्वेश्चन मेकिंग में फ्लॉ फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट नहीं है, वो क्वेश्चन मेकर के फ्लो में हमें यहाँ पे डाल देना बस। ना माने कि 35 की उससे ऑलरेडी है, नहीं, से नीचे डिडक्ट करना है हमने बेसिकली अलग से। चले आगे, ओके। भाषा और इंप्रूव कर देंगे क्वेश्चन की कि आप जीपी ले सकेंगे। बने हुए सवाल है, मैं कुछ कर नहीं सकता एग्जाम में, ठीक है ना, बने हुए सवाल हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भाई, नंबर ऑफ शेयर्स बताइए। 9.3 करोड़, ईपीएस आ जाएगी 3 एग्जैक्ट। तो यहां से भी सर मैंने कहा हुआ है एग्जाम में थोड़ा हिंट ले लिया करिए, प्योर नंबर जो कट रहा है तो वो इंटेंट रहा होगा 5 कटाने का कि 5 ना कटाने का, तो इंटेंट पकड़ लेना हमने वहां से। ओके, शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट, आइए। हाँ भैया, ये